नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहाँ पर जो है हम वन शॉट रिवीजन यहाँ पर कराने वाले हैं। हर तरह की यहाँ पर आपको थ्योरी यहाँ पर क्लियर की जाएगी और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर आपके फ्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप लगवाए जाएंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। बट आपसे एक गुजारिश रहेगी कि इस पार्ट को देखने के बाद पार्ट 2 जो आएगा उसे अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें मात्र क्वेश्चन पे क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जेई मेंस वगैरह में आए हैं, या किसी अच्छे बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको बताए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। तो उस सेशन को जरूर अटेंड आप कीजिएगा इस पार्ट के बाद। इस पार्ट में 15 मिनट की थ्योरी और फिर क्वेश्चन होंगे। तो क्विक रीजन सीरीज है, आगे भी और सारे वीडियोज़ अलग अलग चैप्टर्स पे आते रहेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक है। तो भाई कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। जैसे कई बच्चों के यहाँ पर यूनिट्स वगैरह नहीं पता रहती, भाई परमिबिलिटी, परमिटिविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक जानकारी रहे, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1 गीगा हार्ट्ज की क्या होता है। भाई 1 गीगा हार्ट आपको बता देते हैं, इसमें आपका 10⁻³ मेगा हार्ट्ज होता है, ठीक है। 1⁻³ मेगा हार्ट्ज होता है। और 1 मेगा हार्ट्ज में बताता हूँ 10⁻³ किलो हार्ट्ज होता है। यानी इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलो हार्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 1 किलो हार्ट में जो होता है आपका 10⁻³ हार्ट्ज होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हार्ट्ज होता है। यानी ओवरऑल मैं यदि बोलूँ तो 1 गीगा हार्ट में आपका क्या होता है, 10⁹ हार्ट्ज होता है। कितने बच्चों को यहाँ पर यही चीज़ नहीं पता रहते, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या यहाँ पर होती है, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए भाई 1 न्यूटन मीटर में कितना मीटर होता है। तो होता है भाई 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पर पता होना चाहिए, पिको फेराड बहुत बार क्वेश्चन में आता है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 फेराड होता है। यूनिट को जो है बहुत ध्यान से दीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको यूनिट की वैल्यू नहीं पता है या कौन यूनिट की क्या होती, तो आप क्वेश्चन को आपको आता भी रहेगा तब भी आप एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान यहाँ पर देते रहिए, ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट बचता है कि मेगावाट, 1 मेगावाट जो होता है कि जहाँ भी आपको मिली टाइप का देखिए, वहाँ पर 10⁻³ से यहाँ पर रेज किया जाता है। 10⁻³ वाट होता है। और यदि यहीं पर मैं मेगावाट की बात कर लूँ, यानी 1 मेगावाट की यदि मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर जो होता है 10⁻6 वाट होता है। वो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी स्लाइड में कि इसकी वैल्यू क्या होती है। और हर में आपको 10⁻³ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद पिको फेराड आप देख लीजिए, यहाँ पर न्यूटन मीटर, ये सारी चीज़ देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर लेते हैं। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको होनी चाहिए कि भाई परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी और यहाँ पर परमिएबिलिटी, इनको डिफरेंस में बताऊंगा, इनकी फॉर्मूला बताऊंगा और फिर आगे हम स्टार्ट कर देंगे। भाई परमिटिविटी होती है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यानी इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और ये परमिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ होता है। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, कह सकते हैं मैं इसे म्यू यहाँ पर कहता हूँ, ठीक है। अब परमिटिविटी, अब यदि फ्री स्पेस की मैं बात करूं, यदि मतलब पूरा फ्री स्पेस यहाँ पर रहेगा तो उस केस में जो हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। फ्री स्पेस में इसको हम E0 से डिनोट करेंगे, इसको यहाँ पर फ्री स्पेस में हम U0 से यहाँ पर डिनोट करते हैं। मीडियम की यदि कोई हम बात करें, जैसे कोई पर्टिकुलर मीडियम की यदि बात करेंगे तो उस केस में यहाँ पर E0 जो होता है, यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर कहाँ गया ये चीज़, यहाँ पर मीडियम में यहाँ पर क्या होता है वो म्यू EM हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर EM हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, म्यू M हो जाएगा। और इन सब की वैल्यू क्या वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका बता देता हूँ कि जो आपका ER होता है, यानी ER को क्या बोलते हैं, ये ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है एक ER, तो ER आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पर जनरेट हुआ। इसको क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये। ER की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी EM/E0 होती है। E0 आपको मैंने बताया। सिमिलरली उसी तरह आपका UR जो होता है, ये आपका, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यू आर की बात करें, यानी क्या है, ये परमिबिलिटी, ये आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव
परमिएबिलिटी होती है ये आपकी, इसकी वैल्यू क्या होती है, वही सेम चीज़ यहाँ पर म्यू एम अपॉन आप म्यू नॉट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ जो और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि भाई यदि आपके नॉन मैग्नेटिक मीडियम रहता है, यानी जिस मीडियम मैग्नेटिक ना हो, यानी जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, उस केस में क्या होता है आपकी जो म्यू एम होता है वो हो जाता है आपका म्यू नॉट के इक्वल यहाँ पर हो जाता है। तो आप जब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका म्यू आर की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम कहीं पर भी दिया रहेगा, आप म्यू आर इक्वल टू 1 वहाँ पर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। अब आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है कि भाई अब वो इसको यहाँ पर मैं दूसरी यहाँ पर स्लाइड खोलता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर नीचे चलता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ के पहले तो ये देखिए इसकी समरी यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको बताई है वो चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको गीगाहर्ट्ज़ मैंने बता दिया, यहाँ पर न्यूटन मीटर क्या बता दिया। फिर ये जो आपको होता है जो आपने फोर्स ऑफ कूलम्ब पढ़ा था F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, इसमें के की जो वैल्यू होती है होती है। फिर परमिटिविटी ऑफ फ्रीज पे जो होती है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, 8.85 × 10⁻12 होता है। फिर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड पता, ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, अभी यूज़ यहाँ पर आने होगा, ठीक है। फिर रिलेटिव परमिटिविटी ई एम अपॉन ई नॉट, सारे नोट्स जो आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर पीएफ यानी पिको फेराड के यहाँ, फिर मिली वॉट मेगा वॉट इन सब की वैल्यू, फिर परमिबिलिटी परमिटिव मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बचता है कि प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पर कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दे देंगे, 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक प्रॉपर्टी उसकी नहीं रहेगी, उसको वहाँ पर फाइंड करना रहता है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आपको जो रिमेंबर करनी चाहिए कि पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो पोलराइज्ड यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है, पोलराइज्ड हो सकती हैं। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो होते हैं वही इसको प्रोड्यूस करते हैं, स्टैटिक चार्जेस बिल्कुल भी नहीं। तो ये कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर आया कि ओनली एक्सेलरेटिंग चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मटेरियल मीडियम को रिक्वायर नहीं करते, कोई मीडियम से रिलेटेड इनका नहीं होता, किसी भी मीडियम में जा सकती हैं। और ये ऑप्टिकल इफेक्ट भी यहाँ पर शो करती हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये ऑप्टिकल इफेक्ट होता किस लिए है, ये होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से होता है। ये ट्रांसफर्स इन नेचर होती है, आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। और आगे हम अभी पढ़ेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो उसमें पहले बता देता हूँ कि जो इसके अंदर इंटेंसिटी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो वो सारी हाफ जो प्रोवाइड होती हैं कि हाफ जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, हाफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इंटेंसिटी रिलेशन एनर्जी से भी कर सकते हैं, इसका मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ अब जरूर यहाँ पर मेमोराइज कर ले, कई सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी जो और यहाँ पर बचती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, जो इसका यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का जो यहाँ पर पार्ट होता है, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों में सेम रहेगा। जो वैल्यू जैसे के की वैल्यू कोई भी यहाँ पर दे दिया है 2 × 10⁵ कुछ भी दिया रहेगा, तो ये चीज़ जो रहेगा अंदर के जो भी पार्ट यहाँ पर दिया रहेगा वो दोनों इक्वेशन में सेम रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन लिखेंगे या जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन लिखेंगे, दोनों का जो ये अंदर वाला जो पार्ट फेज का होता है वो सेम होता है। फिर एक छोटा सा पॉइंट है कि जो हर्ट ने यहाँ पर एलसी सर्किट यूज़ किया था, एलसी सर्किट को यहाँ पर यूज़ किया था इन वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बचता है कि अगर एयर स्पेस की बात करें तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√μ0/E0 यहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद किसी मीडियम की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है μm/em यहाँ पर हो जाता है। और आपको पता है कि स्पीड आपने वेव्स में पढ़ी हो कि जो भी आपकी स्पीड होती है वेव्स की उसको W/k से यहाँ पर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा ये पता रहना चाहिए कि आपको μr जो होता है यानी परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी आपका μ/μ0 यहाँ पर होता है, और ER जो होता है आपका EM/E0 होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होप करता हूँ क्लियर हो गई। उसके बाद हम वेव्स की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, भाई वेव्स जो हमारी हैं वो कौन से डायरेक्शन में यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जैसे मान लो कुछ एक ही जगह पर दिया, जैसे A sin ω t ± kx फॉर्म में दिया गया है, ठीक है,
प्लस माइनस के एक्स। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स शो कर रहा है तो इससे आपको यहाँ पर पता चल जाए कि वेव जो है यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में चल रही है, यानी आई डायरेक्शन में कह सकते हो या एक्स डायरेक्शन में चल रही है। अब लेकिन एक्स डायरेक्शन में कौन से एक्स डायरेक्शन में चल रही है भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है प्लस आई में चल रही है कि नेगेटिव में चल रही है। वो कैसे शो होता है कि भाई अगर ओमेगा टी यानी दोनों, अगर ओमेगा टी और के एक्स जो होता है, अगर दोनों क्या होता है, अगर बीच में उनकी पॉजिटिव साइन लगे, जैसे ओमेगा टी प्लस के एक्स फॉर्म में दिया गया है, तो ये शो कर रहा है कि वेव जो है आपका नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, यानी माइनस आई डायरेक्शन यहाँ पर चल रही है। यहीं पर अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स यदि दिया गया है तो वेव्स मतलब क्या चल रहा है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव चल रही है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वेव जो है नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर चल रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई दिया है मीन्स वाई डायरेक्शन में चल रही है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो मीन्स नेगेटिव वाई में चल रही है, और दोनों जैसे इस पूरा सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, उसका फॉर्मूला जो होता है आपको, जैसे आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो वो होता क्या है कि भाई ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपको पता है। आपको इसमें ही पता होना चाहिए कि भाई कि इसको जो है के को आप क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई/x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/f होता है, और 2 पाई/f को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 1/t भी लिख सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया, क्योंकि कई बार होता है कोई चीज़ दे के आपसे लैम्डा पूछ लिया के दे के, या कोई भी चीज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ सकती है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पहले यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर पीक वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और अभी आपने पढ़ा था कि सी को हम 1/μ0/E0 भी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ई और क्या है आपकी एम्पलीट्यूड है यानी पीक वैल्यू है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ याद हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डायरेक्शन को आप यहाँ पर किस तरह यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं डायरेक्शन की यहाँ पर बात करूँ तो डायरेक्शन जो भी यहाँ पर गिवन होता है वो गिवन होता है E/B। कई लोग यहाँ पर B/E कर सकते हैं, तो आपको याद करना है कि पहले जो लास्ट में अल्फ़ाबेट आता है ई लास्ट में आता है, बी के बाद आता है, तो आपको E/B यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, E/B से आपका यहाँ पर निकलेगा। एक चीज़ और ध्यान करना है कि कई लोग डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते क्रॉस प्रोडक्ट में, तो A/B यानी A×B जो होता है वो इक्वल होता है B/A के होता है, यानी माइनस साइन यहाँ पर लग जाता है। तो इसी वजह से अगर जैसे आपको I/K दिया गया है तो ये हो जाता है -K×I, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है इसका है जल्दी से, जैसे यहाँ पर I दिया है, कलर चेंज कर लो, I/J/K। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज तरफ चलेंगे, जैसे I/K में चल रहा हूँ, फिर J/K चल रहा हूँ, फिर K/I चल रहा हूँ। जैसे I/J चला तो K आया पॉजिटिव साइन, K/I J आएगा, I/J K आएगा। बट यहीं में अगर एंटी क्लॉकवाइज एक में यहाँ पर मुड़े यानी इस तरफ में अगर चलने से मैं K/J बोलूँगा तो वो -I यहाँ पर आएगा। तो आप इस चीज़ से यहाँ पर उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने बता दी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है कि कुछ सोर्सेस ऑफ EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई इनका सोर्सेस से मिलान कीजिए, मैच कीजिए, तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं जो अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं कि भाई इनका सोर्स क्या, इनका कौन सा वेव्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पेसिफिकली, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसमें बात करूँ रडार सिस्टम की, तो रडार सिस्टम यहाँ पर रेडियो वेव्स आपको यहाँ पर यूज़ होते हैं, सेल्युलर फ़ोन में आपके भी रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन में आपका माइक्रोवेव्स यूज़ होते हैं। ये कई बार ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्हीं सबको। फ्रैक्चर ऑफ बोन के लिए एक्सरे, सोनार के लिए यहाँ पर अल्ट्रासोनिक ट्रीट, मस्कुलर पेन के लिए इंफ्रारेड वेव्स, अर्थवॉर्म के लिए इंफ्रारेड वेव्स, रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, तो इंफ्रारेड होती है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आपके इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको गामा रेज यहाँ पर होती है। तो इसको जरूर याद है कि PDF नोट्स जो पूरा यहाँ पर दिया आपको PDF मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका जो भी यहाँ पर सोर्सेस उसको आपको ज़रूर यहाँ पर लर्न करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। ये आपके NCERT में गिवन इस पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई उनका प्रोडक्शन का सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे पिछले साल यहाँ पर फेब में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था कि जो एक्सरे होती हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आया था कि ये इनर्शियल ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर प्रोड्यूस, यानी एक्सरे ट्यूब से या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से इनका प्रोडक्शन होता है।
इसी तरह से इंफ्रारेड हो गया आपका वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। माइक्रोवेव को जरूर आप याद रखिए कि इसका सबसे अजीब ही यहाँ पर दिया क्लिस्ट्रॉन वैल्यू है, मैग्नेट्रॉन वैल्यू। तो जो भी यहाँ पर दिया गया जैसे रेडियो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन से यहाँ पर होता है। गामा रे जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके से होता है। फिर इनका डिटेक्शन कैसे किया जाता है वो भी आपको यहाँ पर याद करना है। ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका मैच द कॉलम में यहाँ पर आ सकता है। तो ये टेबल आपका एनसीईआरटी में दिया गया टेबल 8.1, इसको आप जरूर याद कीजिए कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका डिटेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये, उसके बाद होता है कि एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि भाई एनर्जी आप किस तरह निकालें। ठीक है, तो एनर्जी के लिए चलिए अब आपको नई स्लाइड यहाँ पर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एनर्जी हम दो तरह के यहाँ पर बताएंगे, एक हम एवरेज रूप में बताएंगे और एक जो उसका टोटल एनर्जी होता है वो बताएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो भी एनर्जी यहाँ पर होती है ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये दोनों इक्वल यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, एवरेज वैल्यू की यदि मैं बात करूँ, भाई एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बात करूँ तो होता है 1/4 होता है ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट स्क्वायर यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन ई नॉट जो होता है यदि आपको उसको आरएमएस में लिखना है तो आपको पता है कि भाई आप किस तरह आरएमएस में इसको लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ कि भाई आपका ई आरएमएस जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट अपॉन √2। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, √2 ई आरएमएस हो गई। इसको जब आप इसकी जगह पे यहाँ पर पुट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ई आरएमएस जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 1/2 ई नॉट ई आरएमएस का होल स्क्वायर। तो याद कर लीजिए कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज पूछा है तो आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट यानी पीक वैल्यू है उसका स्क्वायर, या ई आर एम एस के फॉर्म में पूछा है तो आप आपको पता है ई नॉट की जगह आप √2 ई आर एम एस लिख सकते हैं, उसको लिख देंगे तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ई नॉट जो है ई आर एम एस यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यदि हम यहाँ पर तुरंत बात कर लेते हैं कि म्यू बी एवरेज यानी मैग्नेटिक फील्ड की अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाती है, तो सेम यहीं पर हो जाएगी 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। बी नॉट की जगह आप क्या पुट करेंगे, √2 बी आर एम एस यानी उसकी आर एम एस वैल्यू पुट करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो 1/4 पीक के टर्म्स में, 1/2 ई आर एम एस के टर्म्स में यहाँ पर आता है। बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल एनर्जी आपको बता देते हैं कि दोनों का सम आप कर देंगे भाई, जो भी आपने यहाँ पर निकाला है। जैसे अगर मैं पीक वैल्यू की बात कर लूँ यहाँ पर म्यू ई म्यू बी ऐड कर दूंगा। ठीक है, नीचे कलर बदल लेता हूँ। तो म्यू ही आपने यहाँ पर देखा 1/4 ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 यहाँ पर हो गया म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ये पीक वैल्यू टर्म्स में हो गया और आपको पता है कि ई आर एम एस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ई आर एम एस के फॉर्म में यदि आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा ई नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का होल स्क्वायर। दोनों का कॉमन करके इसकी जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब एक को दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर इक्वल होता है, तो एक को दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको सिर्फ बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में टोटल एनर्जी क्या होगी, तो भाई टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी म्यू ई प्लस म्यू बी होता है, क्योंकि दोनों इक्वल होता है तो आप इसको 2 म्यू ई भी लिख सकते हैं। म्यू ई आपका क्या होता है, आपने पढ़ा 1/4 ई नॉट सॉरी मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपको यदि उसमें पूछा है आपके टोटल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स पूछा है तो आप क्या कर देंगे 2 × 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर और फिर आ जाएगा। तो इस टर्म्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर एवरेज जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पर बात करूँ जैसे म्यू ई एवरेज इक्वल टू म्यू बी एवरेज, याद करिए इस पे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है,
अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इंटेंसिटी वगैरह की। इंटेंसिटी वगैरह से भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो इनके फॉर्मूले आप ध्यान से देखिए कि इंटेंसिटी यदि निकालना है, आप जो म्यू एवरेज है, आप मैंने जो एनर्जी निकाले उसका बस आप सी से मल्टीप्लाई, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आ जाएगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इंटेंसिटी भी होता है, पावर भी होता है, मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम वाला जरूर याद कीजिए कि हाँ इसके अंदर मोमेंटम भी होता है। कई लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेते हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजेज मोमेंटम और नॉट। तो मोमेंटम डेफिनेटली होता है, आपके बोर्ड वगैरह में 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। तो इसकी यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और म्यू एवरेज आपको पता है ये होता है। ठीक है, पावर आपको पता है इंटेंसिटी इंटू एरिया स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए, इस फार्मूला पुट कीजिए, आंसर पा जाएंगे। मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यू बाई सी होता है। यू बाई सी होता है, यू आपको पता है मतलब एनर्जी बाई सी होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी से एक में सी से मल्टीप्लाई की आप इंटेंसिटी के लिए, मोमेंटम के लिए डिवाइड कर देंगे। याद करने का एक समझिए एक तरीका है। और यू की वैल्यू आपको, एनर्जी की वैल्यू आपको पता है जो अभी आपने याद की थी। अगर वेव टोटली रिफ्लेक्ट हो गया, यानी ऐसे गया और उसी डायरेक्शन वापस अगर आ जाता है, तो इस केस में मोमेंटम जो होता है आपका टू टाइम्स हो जाता है, टू यू यानी जो एनर्जी अपॉन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गई क्लियर जल्दी से। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बताया रेडिएशन प्रेशर। अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उस केस में आपका रेडिएशन प्रेशर यहाँ पर क्या होता है वो देख लीजिए कि भाई P इक्वल टू आई बाई सी होता है। होप ये दिख रहा होगा आपको। और आपको पता है P यानी प्रेशर होता है, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। यानी F बाई दिस सिम्बलाइज दैट कि F बाई ए क्या हो जाएगा, आई बाई सी। आई मतलब इंटेंसिटी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि F जो होता है आपका आई ए अपॉन सी हो गया। अब F होता क्या है भाई, चेंज इन मोमेंटम और चेंज अपॉन टाइम। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ये हो गया, और इससे डेल्टा पी और आई ए डेल्टा टी, ये आपको फार्मूला मेमोराइजेबल यहाँ पर होना चाहिए, डायरेक्ट आपको आता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बता डिस्प्लेसमेंट करेंट। छोटा सा ही टॉपिक है, इसी के अंडर यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट सेल का सोर्स क्या होता है, तो क्यों बनता है। जब जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, कुछ ऑप्शन में दे सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, तो नहीं, आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है विद टाइम के साथ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पर एग्जिस्टेंस में यहाँ पर आता है। ठीक है, ये कंडक्शन करंट के साथ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को भी यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। होता क्या है ये, आई डी इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, आई डी इक्वल टू ई नॉट डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है जो इस फॉर्मूले से इसको डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये ई इंटू यानी ई इंटू ए होता है। ई डॉट ए जो होता है आपने पढ़ा था, तो ई एस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई नॉट ए डी बाई डी टी ई ए। ठीक है, ए एज ए कांस्टेंट एरिया बाहर निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी टी हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है कि भाई जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। पोटेंशियल वी यानी पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस जो होता है आपका वी अपॉन डी होता है। तो वी अपॉन डी पुट कर देंगे तो यहाँ पे ई नॉट ए बाई डी हो जाएगा। और आपको पता है ई नॉट ए बाई डी जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका कैपेसिटेंस होता है, यानी सी डी वी बाई डी टी ऑलरेडी यहाँ पर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। उसको लास्ट जो थोड़ा सा चीज़ बताया वो होता है कि एम्पीयर सर्किट लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म क्या यहाँ पर आया था इस चैप्टर के बाद। तो ये आपका बी इंटीग्रल जो आपका डीएल निकालते हैं वो, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर पता चल गया तो इसलिए इंडक्शन यानी जो कंडक्शन करंट के साथ हम आईडी यहाँ पर यानी डिस्प्लेसमेंट करंट भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। अगर ए एरिया किसी कैपेसिटिव को पता है, क्यू चार्ज है एट एनी इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ई जो होता है क्यू अपॉन ई नॉट यहाँ पर ए हो जाता है। ये ए लिखा, सॉरी ये ए लिखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे वो इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट करंट के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आई डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो होता क्या, वो डी क्यू बाई डी टी ही होता है। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डायरेक्ट उतर आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, आपके यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में भी यहाँ पर दिया गया ये, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो शुरुआत में आपको दिया गया ये एम्पलीट्यूड होता है, यानी ए की वैल्यू होता है। ये जो आपका होता है एक्स के साथ पता है के होता है, के यानी 2 पाई बाई लेमडा यहाँ पर होता है, इसकी वैल्यू होता है। टी के साथ जो होता है आपकी ओमेगा होता है, यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 1.5 इंटू 10 का पावर 11 हो गया। ठीक है,
टू पाई, पाई की वैल्यू पता ही आपको क्या होता है 3.14 होता है, ठीक है। या 22/7 लगा सकते हैं तो वो लगा देंगे यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी आप पता कर सकते हैं 2 × 22, इसको मैं वैसे ही कर देता ताकि आपको एक्सप्रेशन को फाइंड करने में यहाँ पर आसानी हो जाए। तो यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको एफ़ की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। उसमें वेवलेंथ फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, के का जो एक्सप्रेशन दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको फाइंड करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भाई इन जो अंदर यहाँ पर फेज़ होता है वो दोनों में क्या होता है, इक्वली होता है। तो अंदर की वाला तो चीज़ बिल्कुल इक्वल ही यहाँ पर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा तो पहले आपको बस उसका क्या होगा, बी नॉट बस आपको निकालना है। बी नॉट कैसे निकालेंगे वो अभी आप मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया कि जो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, E0/B0 = C। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे, B0 की वैल्यू निकाल देंगे, सॉरी E0 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। C × B0 करके लिखेंगे यहाँ पर। उसको जो ब्रैकेट में पूरा का पूरा वही सेम रहेगा जो आपके यहाँ पर ये गिवन है। बस आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब देखते हैं जो कंपटीशन में यहाँ पर क्वेश्चन आया, ये मार्च में यहाँ पर आया था क्वेश्चन, पिछले साल 2021 में यहाँ पर आया था, ठीक है। सिंपली वही पूछा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है तो रिलेशन एवरेज डेंसिटीज़ का यहाँ पर रिलेशन क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है दोनों कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। डायरेक्ट 4 नंबर, जिसको भी पता था मतलब एकदम पता, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं बहुत। अगर बड़े बड़े भी क्वेश्चन है तो काफ़ी समय लेता है, तो काफ़ी बच्चों से गलत हो सकता है। बाकी अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे समझ लो कोई और इसका आसानी से बेनिफिट यहाँ पर निकाल ले जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन वो काफ़ी वो अच्छा लगा था यहाँ पर, क्योंकि आपका कोई कंसेप्ट आपका बचपन में जो आप पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है कि इंक्रीजिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आपको कर लगेगा। आपको पता है कि आप ई जो होता है आपको क्या होता है, HC बटा यहाँ पर लैम्डा होता है, यानी ई की जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, लैम्डा यानी वेवलेंथ की। अब वेवलेंथ की यदि मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो E/1/λ यहाँ पर हो गया। अब आपको पता है कि भाई वेवलेंथ जो होती है, अगर मैं इन तीनों बोलूँ तो एक्सरे की सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। उसके बाद किसकी आएगी, विबजियोर की आती है। विबजियोर के अंदर आपके जो भी यहाँ पर 7 कलर आते हैं वो उसका होगा। और फिर उसके बाद लास्ट में बोलूँ तो रेडियो वेव, आपको पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। इस वेवलेंथ अगर विबजियोर कलर की बात करूँ तो यहाँ पर ब्लू लाइट उसमें से आए और येलो आए। ब्लू आपको यहाँ पर दिख रहा है, येलो यहाँ पर दिख रहा है। यानी अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो पहले आपका एक्सरे आगे हो जाएगा, एक्सरे के बाद ब्लू वाला, फिर आपका येलो वाला और फिर आपका रेडियो वेव्स। लेकिन आपको पूछा एनर्जी है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एनर्जी के लिए टोटल ऑर्डर जो हो जाएगा वो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास यहाँ पर होगी, वो होती है आपकी एक्सरे के पास, फिर ब्लू लाइट के पास, फिर येलो, फिर रेडियो। यानी एक्सरे किस सी पे है, ब्लू किस पे है, ब्लू ए पे, यानी CA। इतना आइडेंटिफाई कर लिया, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपके यहाँ पर JEE मेंस में यहाँ पर आया था मार्च या आई थिंक फेब में, इन्हीं दोनों में से किसी बीच यहाँ पर आया था। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी यहाँ पर आप ट्रिक से कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला क्या, ये जल्दी से देख लेते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 वोल्ट बल्ब दिया गया है, ठीक है। 100 वोल्ट कोई भी यहाँ पर बल्ब दिया गया है, ठीक है। इसके 3 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर जो भी इसकी यहाँ पर वो है इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या बोले उसको, ई उसने सपोज कर लिया, ई को आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना मान लीजिएगा, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 60 वॉट से क्या, ये 100 वॉट का है, ठीक है, 100 वॉट का ये है। अब यही अगर बल्ब अगर 60 वॉट का हो जाएगा भाई और डिस्टेंस 3 ही मीटर रहेगा तो उस केस में यहाँ पर इंटेंसिटी क्या आएगी, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो भाई इंटेंसिटी पूछा है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही तो आप निकालोगे, ठीक है। और इंटेंसिटी में खास क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने बोला था 2 कंट्रीब्यूट करते हैं, एक आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में यदि आपको यहाँ पर, और इंटेंसिटी मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, एनर्जी जो भी आपने एनर्जी पढ़ी है इनटू स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनर्जी मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोली है। तो उस टर्म में क्या होता है 1/2 E0 और उसके पीक के स्क्वायर इंटू C।
इतना कर दिए, इतना आपको आ गया होगा। इट मीन्स आप साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी को देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के स्क्वायर की, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, ठीक है, यानी और इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, यानी पी इंटू ए होता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, पी इंटू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर। अब देखो ए जो होता है यानी इसके जो रेडियस, यानी अगर ये रेडियस है इसका चौकोर्स जो होगा मतलब कितने में लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आर यानी जो 3 मीटर दिया गया दोनों में सेम दिया गया है, तो यानी जो आपका ए जो होगा ए इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दोनों में सेम है, ए कॉन्स्टेंट यानी ए क्या हो जाएगा दोनों के लिए सेम हो जाएगा। इट मीन्स इन शॉर्ट कहूँ मैं तो पी जो हो जाएगा यानी जो का पावर हो जाएगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात आप क्लियर यहाँ पर हो गई होगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इंटेंसिटी बोलूँ या पावर बोलूँ दोनों के केस को यहाँ पर सेम लिया जाता है कि भाई इंटेंसिटी क्या, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा पावर। तो मैं इंटेंसिटी एज अ पावर भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी पावर पॉन है। भाई इंटेंसिटी होती क्या भाई पावर पर यूनिट एरिया, बाकी है तो वो भी एक तरह की पावर ही, बस एक लिमिटेड एरिया में जब फिक्स कर देते हैं तो होता है। तो ओवरऑल जो मेरे यहाँ पर निकल के आया वो आता है पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और यहाँ पर आपको आंसर करके बता देते हैं तुरंत। तो आपको निकल के आया यहाँ पर पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ P1/P2 इक्वल टू E1/E2। इतनी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इस P1 की वैल्यू E दिया ही गया है क्वेश्चन में कि बोला गया भाई इंटेंसिटी है, ऊपर ये नीचे वाले को हम E2 मान लेते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर यहाँ पर करना है, ठीक है, P1 E1 के यहाँ पर सॉरी स्क्वायर करना है, दोनों स्क्वायर आ जाए ना, ठीक है। इसको यहाँ पर ये कुछ नहीं, यहाँ पर E/E इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या यहाँ पर दी गई आपको 100 कितनी दी E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू यहाँ पर 100 दी गई है। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर क्या दिक्कत, यहाँ पर इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर जो भी वॉट आपकी दी गई है, ठीक है, वॉट जो भी दिया गया इसको वॉट को एक पावर ही तो कहते हैं, ठीक है, पावर ही कहते हैं। बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, तो यानी आपको जो P1 और P2 की जो वैल्यू वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। E1 की वैल्यू E1 क्या होगी आपकी E1 हो गई, तो यहाँ पर E1 जो होगा वो E की वैल्यू दी ही गई है यहाँ पर, ठीक है, E1 की वैल्यू यहाँ पर E दे ही गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आपका E की वैल्यू E2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, P1 की वैल्यू आपको दिया गया है 100 वॉट यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो 60 वॉट दूसरे वाले केस में हो जाता है, इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 2 का 5 गया, 3 का ये गया, ठीक है। यानी क्या हो गया आपका ई का स्क्वायर इंटू 3/5 इक्वल टू E2 स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर E2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √3/5 ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी x/5 की, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स हमने लिख दिया, इंटू सी से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर हो गया। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है, पावर क्योंकि यहाँ पर दिया गया 100 वॉट तो पावर टर्म्स कन्वर्ट कर लिए, ए दोनों को सेम है क्योंकि आर यहाँ पर सेम है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो गया ई का स्क्वायर यहाँ पर हो गया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के केस में यानी क्या दी गई है, E1 के केस में ई दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E2 निकालना था, तो वही आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके यहाँ पर आई थिंक मार्च में यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसको जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर गिवन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन मीडियम जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी गई है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ पर दी गई, ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ पर परमिटिव एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है आपको, ठीक है। और पूछा क्या है बोथ आर टू, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे यहाँ पर पूछ, यानी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, या आपको यहाँ पर गिवन है कि आपकी जो म्यू आर की वैल्यू वो 2 गिवन है, ई आर की वैल्यू ये जो है वो 2 यहाँ पर गिवन है। और आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि जो आपका यू आर होता है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर यू आर होता है वो क्या होता है μ/μ0 होता है। ई आर क्या होता है EM/E0 यहाँ पर होता है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं निकाल क्या सकता हूँ कि भाई अगर मैं म्यू एम की वैल्यू यदि निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, म्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट, और ई एम की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बैक करूँ, और ई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आर अपॉन ई नॉट। बस ये दो वैल्यू यहाँ आपको निकल गई है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से पता है कि अगर वेलोसिटी निकालना है किसी भी मीडियम का तो वो क्या होता है, 1/√μ m/m। भाई यही वैल्यू जो है इसमें आप क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको आंसर दिखाते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी किसी भी मीडियम की क्या होती है, μm/em होती है। μm/em की वैल्यू आपने निकाला, उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पुट कर दे रहा हूँ म्यू नॉट म्यू आर ई नॉट, इसको मैंने कैलकुलेट किया था दोनों की वैल्यू। अब म्यू नॉट ई नॉट को मैं सेपरेट सेपरेट कर लूँगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। और यहाँ पर म्यू आर और ई आर यहाँ पर हो गया। ये आपको पता है सी होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी सी। ये इसकी म्यू आर और ई आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 2 दी गई, दोनों की वैल्यू 2 दी गई। 2 × 2 4 हो जाएगा, अंडर रूट से निकल के 2 यानी ओवरऑल जो आपकी वेलोसिटी जो आएगी वो c/2 आएगी। सी की वैल्यू को पता है 3 × 10⁸ यहाँ पर होती है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 × 10⁸, ठीक है। क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जिस फॉर्म में दिया गया, तो अगर डेसिमल को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो उतनी पावर क्या होती है, घट जाती है। यानी जितनी भी आप डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, उतनी पावर क्या होती है, घट जाती है। 10⁻⁷ मीटर/सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा ही क्वेश्चन यहाँ पर था, आपने यहाँ पर देखा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए जो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोर्स किस तरह क्या होता है। देखिए फैब में ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ तो सेम आ गया। आपको फाइव मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पर एक्सरे होता है, जो भी यहाँ पर एक्सरे रेज होती है वो किससे आती है भाई, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से होती है। यानी इसका मैच आप क्या कर देंगे, D का 3 से कर देंगे। तो D का 3 देखिए इसमें है, इसमें है, यानी इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, माइक्रोवेव वाला मैंने बताया था कि भाई इसका मैग्नेट्रॉन जरूर यहाँ पर याद रखिए। यानी एक का दूसरा होगा, एक का दूसरा दोनों में दिया गया, यानी इसमें कोई नहीं, एक का दूसरा दो, यानी सी वाला जो आपका डिफरेंस करेगा। गामा रेज में एक आपको क्या दिएगा, पहला दिया गया है, और एक में जो है आपका चौथा दिया गया है, ठीक है। तो गामा रेज किससे आती है, आप वो सॉरी गामा रेज किससे आती है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस से आती है। यानी डी का पहला, उसी से आप मैच कर देंगे। तो ये भी एक समझो वही वाला जो प्रोडक्शन वाला होता है, उसी से आपका आंसर आया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़। जब गीगाहर्ट्ज़ की आपको वैल्यू हार्ट्ज़ में पता ही नहीं रहेगी तो आपको आंसर ही नहीं आएगा। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटर करती है जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 2.25 यहाँ पर है। उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी ये आपको पता न होना चाहिए। तो आपको मैं बताया था कि भाई सब चीज़ आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट में आप बदलेंगे। तो 3 गीगाहर्ट्ज़ को क्या ले सकते हैं, 10⁹ हार्ट्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 × 10⁹ हार्ट्ज हो जाएगा। ये आपकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की तो यूनिट हार्ट्ज होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जो भी वेलोसिटी आपको बोला यहाँ पर, वो वेवलेंथ फाइंड करना। वेवलेंथ क्या होता है भाई, एक वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो v क्या होता है आपको पता होना चाहिए। v अभी भी मैंने आपको बताया कि μm/em यहाँ पर होता है। μm को मैंने आपको बताया था यहाँ पर μr इक्वल टू क्या होता है, μm/μ0 होता है। और उसी तरह यहाँ पर ER जो होता है EM/E0 होता है। यानी इसको मैं अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, μr/μ0, ठीक है, ER/E0। इन दोनों को क्लब कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, C × वही चीज़ आ गई μr × μr/ER हो जाएगा। सॉरी बैक करता हूँ इसको, ER,
ठीक है, इतनी चीज़ समझ में यहाँ पर आपको आ गई होगी। अब ये v आपको पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव्स के केस में डिस्टेंस क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होगी। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर कि भाई v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन टी लिख सकता हूँ। पाई अपॉन टी, 1/t क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन एफ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। और इस पाई बाई एफ की वैल्यू क्या मैंने निकाली, 1/c इंटू म्यू आर इंटू ई आर। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर जो है म्यू आर की वैल्यू जो हम यहाँ पर 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं, वैक्यूम पहली बात तो मेंशन है, और उस पर कोई मैग्नेटिक मीडियम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। तो उस केस में जब मेंशन कोई चीज़ ना रहेगा तो उसमें नेग्लिजिबल यानी 1 हम मान के इसको हम क्लियर कर देंगे कि भाई म्यू आर जो है वो 1 है। यानी वी क्या आ जाएगा आपका, सी इंटू √1 यानी 1 की 1 ही हो जाएगा। और ई आर की वैल्यू आपको 2.25 यहाँ पर गिवन ही हुई है। यानी क्या हो जाएगा आपका, v इक्वल टू सी इंटू √, ये क्या हो जाएगा 2.25 ब्रैकेट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर पाई एफ यहाँ पर आया था ना, तो यहाँ पर जो हर जगह जो है यहाँ पर पाई एफ भी आप करेंगे, पाई एफ करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो पाई की जो वैल्यू जाएगी नीचे यहाँ पर एफ आ जाएगी। एफ की वैल्यू आपने निकाला था यहाँ पर 3 इंटू 10⁹ इंटू 1.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पर हार्ट्ज में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी यहाँ पर लिया, इसका इस फॉर्म में आपने 2 क्वेश्चन से करा, इसकी वैल्यू आपको ये सब चीज़ यहाँ पर पता ही है। उसको यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लैम्डा अपॉन टी, यानी एफ हो जाएगा पाई एफ इक्वल टू सी इंटू ये हो जाएगा। आपको यही निकालना ही था लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या 1/f, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मीडियम से कुछ मेंशन नहीं है तो इसको आप क्या मानेंगे 1 मान लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको पता है कि जो भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कभी सेम डायरेक्शन नहीं होती, ये हमेशा क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती हैं साइमल्टेनियसली। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये वाला इधर जाएगा, यानी सब जो रहते हैं म्यूचुअली एक दूसरे से यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर होती हैं। ठीक है तो यदि यहाँ पर दे दिया कि भाई अगर वेव वाई डायरेक्शन में यदि चल रही है तो समझ लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। इट मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्स में या हो जाएगी या जेड में रहेगी, जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक्स में लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जेड में उस केस में होगी वाई नहीं होगी क्योंकि वाई में वेव चली रही। और यदि जेड मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड का तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाए एक्स हो जाएगा। यानी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में हो, ये पेयर बन गया। और या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में हो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में हो। ऐसा किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब दोनों सब आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ये वैसे ही आपका समझिए कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पता, बहुत पुराना साल यहाँ पर आया, बस आपको पता होना चाहिए पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर होता है। ट्रांसफर नेचर किससे प्रूव होता है, पोलराइजेशन कभी आ भी सकता है ऐसे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें भर मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन वहाँ पर लिया जाएगी। एक समझे थ्योरी का था इसलिए आपको उतना नहीं, कौन सी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है तो आपको बीटा रेज और एक्स रेज भी आपकी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कॉस्मिक भी होती है आपकी, गामा रे भी। तो बीटा रेज जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे जो होते हैं सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एकदम सेम यही क्वेश्चन ये भी आपको मैंने यहाँ पर थ्योरी में कराया था, 2004 में आया था। रेडिएशन ऑफ एनर्जी फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मोमेंटम कितना ट्रांसफर होता है भाई। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी रिफ्लेक्ट होकर बैक आगे, उस केस मैंने बताया था कि 2μ/c क्या हो जाता है, इसका मोमेंटम इतना ट्रांसफर करेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, काफ़ी अमेजिंग सेशन ये रहा। हमने जल्दी से यहाँ पर थ्योरी को यहाँ पर रिवीजन किया और फिर थोड़े मोड़े यहाँ पर क्वेश्चन की। इसके जो नेक्स्ट सेशन जो भी यहाँ पर आएगा
उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी बस इतनी यहाँ पर लिमिटेड। इस चैप्टर की यही खासियत, इसकी थ्योरी काफ़ी लिमिटेड है बट क्वेश्चन जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चंस पे बनते हैं। तो मैंने थ्योरी आपको बता दी, इसका PDF वगैरह सब मिल जाएगा नोट्स का, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट सेशन इसका जरूर आप लोग अटेंड कीजिए, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन कराएं, कंपटीशन के भी और कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के भी क्वेश्चन कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।